आज क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 6 जो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप पढ़ा। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में 7 प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल, सोइंग मतलब बीज को खेत में डालना, ये हमने पढ़ा। प्रिपरेशन ऑफ द सॉयल, सॉयल को प्रिपेयर कैसे करते हैं खेती के लिए। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र अब हम पढ़ेंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन से लेकर सोइंग तक पढ़ा। अब लेक्चर नंबर 6 में हम एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र को ख़त्म करेंगे। एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को ख़त्म करेंगे, देखेंगे मैन्यूर होता क्या है, फर्टिलाइज़र होता क्या है, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के बीच में डिफरेंस क्या होता है, मैन्यूर और फर्टिलाइज़र का रोल क्या होता है, कौन अच्छा होता है, मैन्यूर अच्छा होता है या फर्टिलाइज़र अच्छा होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि वो होता क्या है। फिर एक बार देखेंगे कि लोग क्यों एवॉइड करना चाहता है कि फर्टिलाइज़र से बना हुआ खाना, लोग एवॉइड क्यों करना चाहता है, लेकिन आजकल फर्टिलाइज़र से ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों? ये सब रीज़न देखेंगे हम। तो देखो एनसीईआरटी तो एक लाइन भी नहीं छोड़ूंगा। रहा सवाल विद AMU PYQ अलीगढ़ 9th एंट्रेंस के लिए, तो ये पढ़ोगे काफ़ी है। इससे आगे ना तुम्हारा आएगा और इसके अंदर से ही आएगा जो भी आएगा। और मैं पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूँ, एक एक डिटेल, बेसिक डिटेल एनसीईआरटी का दे रहा हूँ मैं तुम्हें। तो इनसे आगे तो जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता मुझे, देख लो अपने हिसाब से। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र में हम ये देखेंगे, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र में हम क्या देखेंगे कि इसमें ये है द सबस्टेंस विच आर एडेड। ये मैन्यूर और फर्टिलाइज़र क्या होता है? पहले ये दो ऐसी चीज़ है जिनको हम सॉइल के साथ मिलाते हैं, क्यों? क्योंकि सॉइल का न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाए। द सबस्टेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, ये सॉइल में ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसके लिए प्लांट के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहेगा, प्लांट के अंदर अगर खाना ज़्यादा है प्लांट के लिए, तो प्लांट उस खाना को अच्छे से खाएगा और प्लांट ग्रो होगा। मतलब मान लो कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र पौधा का खाना है जो सॉइल में मिक्स कर देते हैं, समझ गए? तुमने देखा है कि आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म एंड इन द नेबरिंग लैंड। हमने देखा है आई सॉ अ हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबरिंग फार्म, द प्लांट वेयर वीक, वाई डू द प्लांट ग्रो बेटर देन अदर, वाई डू सम प्लांट ग्रो बेटर देन अदर। कहने का मतलब कुछ प्लांट होते हैं कुछ प्लांट होते हैं ये बेटर ग्रो करता है, और कुछ प्लांट होते हैं वो बेटर ग्रो नहीं करता। क्यों? तो जो बेटर ग्रो करता है उसके अंदर जो डल हो जाता है, जो ख़राब हो जाता है, उसके अंदर ये रीज़न होता है इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। जो प्लांट वीक है उसका मतलब उसमें इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग, जो सॉइल में मिलाने वाला खाद वो बहुत कम डाला गया है, या तो है ही नहीं, मैन्यूर है ही नहीं, या तो फर्टिलाइज़र नहीं है या मैन्यूर नहीं है, समझ गया? जिसकी वजह से प्लांट को खाना नहीं मिला। मैंने क्या बोला? मैन्यूर और फर्टिलाइज़र प्लांट का खाना है जो मिला दिया जाता है खेत में, मिट्टी से मिला देते हैं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, समझ गए? तो अगर ये सही से नहीं मिलाओगे तो प्लांट मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, समझ गए? जिस तरह एक इंसान अगर खाना नहीं खाए तो मर जाएगा, उसी तरह प्लांट को भी खाना चाहिए, समझे? प्लांट भी खाना खाता है। सॉयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉयल क्या सप्लाइज करता है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। क्रॉप प्लांट को सॉयल कौन चीज़ सप्लाई करता है? खाना। प्लांट का खाना क्या है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स क्यों एसेंशियल है? प्लांट के ग्रोथ के लिए, समझ गए? इन सर्टेन एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कभी देखते होगे कि एक किसान है, उनके पास कुछ ज़मीन है, वो उस 12 के 12 महीने में उसमें देखते होगे कि उसमें फसल ही लगा हुआ है, 12 मंथ उसमें फसल हो रहा है, तो वो उसको बोलेंगे ना, वो प्लांट क्या कर रहा है? उस प्लांट द फील्ड नेवर, वो जो फील्ड है ना वो कभी अनकल्टिवेटेड नहीं रखा गया।
तो उसको बोलते हैं अनकल्टिवेटेड और फैलो। मतलब अनकल्टिवेटेड और फैलो का मतलब ये हुआ द फील्ड नेवर लेफ्ट, सॉरी, अनकल्टिवेटेड और फैलो एक ही चीज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि वो फील्ड में 12 का 12 महीना खेती हो ही रहा है, वो फील्ड को कभी खाली नहीं छोड़ा। लेकिन फील्ड को खाली छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक खेती करो तो 1-2 महीने का गैप ले लो, रीज़न बेइंग कि उसमें न्यूट्रिएंट्स फिर से भर जाएगा, समझे। तो ये कभी कभी कोई किसान ऐसा होता है कि किसान ऐसा होता है कि जो अपने फील्ड को कभी अनकल्टिवेटेड कहता है। इन सर्टेन डेज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के चौथा, मतलब चौथा के बाद चौथा, उसके बाद पांचवा क्रॉप डालता जाएगा, उस फील्ड को खाली नहीं छोड़ेगा। तो उसको बोलते द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। तो इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स। तो इमेजिन करो क्यों उसके न्यूट्रिएंट्स, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा। मतलब खाना है, सॉइल के अंदर खाना है, अब उसको मतलब खाने वाला आदमी ही बहुत ज़्यादा है, बार बार उनको क्रॉप डाल दे रहे हो सॉइल में, तो न्यूट्रिएंट्स तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो यही हो रहा है, कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन करोगे तो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स पुअर हो जाएगा, सॉइल का खाना ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। सॉइल में जो खाना प्रेजेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्यूर टू द फील्ड रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए अगर बार बार चाहते हो कि हम 12 के 12 महीना खेती करें तो इनके लिए तुमको हर टाइम टू टाइम उसमें क्या डालना होगा, खाना डालना होगा। वो खाना क्या होगा, मैन्यूर होगा या फर्टिलाइज़र होगा, समझ गए। इसे अगर मैन्यूर डालते हो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्यूरिंग। तो व्हाट इज़ मैन्यूरिंग, तो ये डिफिनीशन रट लेना। देखो फील्ड को खाली छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। फील्ड को खाली छोड़ोगे तो क्या होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स फिर से आ जाएगा। अगर तुम फील्ड को खाली नहीं छोड़ रहे हो तो टाइम टू टाइम उसमें मैन्यूर डालते रहो। मैन्यूर डालोगे तो इसी प्रोसेस को मैन्यूरिंग बोलते हैं। और कहते हैं द इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्यूरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। यही वाला क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये एक्टिविटी है, इसका आंसर है। आगे पढ़ते हैं। कहता है मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिक सबस्टांस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है, ये ऑब्टेन होता है डिकम्पोजिशन। प्लांट, ये जो मर गया ना, ये पौधा है, मान लो ये पौधा है एक तरह से, ये डेड हो गया तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, या एनिमल डेड हो गया वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो वो सब एक तरह से मैन्यूर बन जाएगा। डिकम्पोज कौन करेगा, बैक्टीरिया और फंजाई करेगा। बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोज करेगा इसको। तो देखो मैन्यूर इज एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। प्लांट और एनिमल वेस्ट जितने भी है उस सब का डिकम्पोजिशन होगा तो मैन्यूर बनेगा। आगे देखो फार्मर डंप प्लांट और एनिमल वेस्टेज पिट ओपन इनटू द प्लेस डिकम्पोजेज। द डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। मैं एक बात बताता हूँ, गांव में क्या होता है, घर में पहले गांव में खाना बनता था एथी पे, आग पे, तो लकड़ी जलती थी। तो लकड़ी जलती थी ना तो राख बचता था। क्या बचता था, राख। उस राख को हम लोग उठा के ले जाके खेत में डाल देते थे। क्यों डालते थे, क्योंकि सॉइल में नेचुरली ह्यूमस ऐड हो जाए। कंप्लीट हो गया कंप्लीट। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। वो जो डिकम्पोज्ड मैटर होता है ना उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं और उसको मैन्योर की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक एक्टिविटी देखो, एक गिलास है ये, एक गिलास ये है, एक गिलास ये है, ध्यान से देखना। उसमें मूंग और ग्राम सीड ले लो। कौन सा सीड, मूंग और ग्राम सीड ले लो। 2 सीड ले लिया, मूंग या ग्राम सीड ले लो। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग सबका इक्वल साइज होना चाहिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस, ये 3 एम्प्टी ग्लास ले लो। देखो यहाँ पे 3 एम्प्टी ग्लास है। मार्क देन ABC, देखो ABC है। अब देखो एक में क्या करो, ग्लास A में ऐड करो सॉइल प्लस काउडंग, ग्लास B में ऐड करो सॉइल प्लस यूरिया, ग्लास C में ऐड करो सॉइल, सिर्फ सॉइल। इसमें ना काउडंग यूज़ करो ना यूरिया यूज़ करो, इसमें सिर्फ सॉइल है। इसमें देखो सॉइल प्लस यूरिया, इसमें सॉइल प्लस काउडंग। अब हमको ये बताना है कि डिड प्लांट इन द ऑल ग्लासेस ग्रो इन द सेम पेस। विच ग्लास शो बेटर ग्रोथ प्लांट, किस ग्लास में सबसे अच्छा प्लांट ग्रो होगा, सबसे ज़्यादा हेल्दी। इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किस ग्लास में सबसे ज़्यादा तेज़ से ग्रोथ होगा। तो इसका आंसर तुम्हें कमेंट में देना है। मैंने ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है, समझ गए।
ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दिया है, इसके आंसर आपने देना है कमेंट में और फिर मैं बताऊंगा इसका एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर। लेकिन ये तुम कर सकते हो, आसान है, मैं बता दिया। मैंने सॉइल के बारे में, मैं मैन्यूर और फर्टिलाइज़र से क्वेश्चन इसका सोल्व हो जाएगा। इसमें कुछ ऐड नहीं है तो जाहिर सी बात है सबसे पुअर इसमें होगा, समझ रहे हो ना। इसमें काउडंग है, इसमें ये है। अब ये बताना दोनों तुम, काउडंग और यूरिया किस में जल्दी ग्रो होगा प्लांट। आगे देखो, फर्टिलाइज़र एक केमिकल है। व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? फर्टिलाइज़र एक केमिकल है जो रिच होता है पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कुछ खास न्यूट्रिएंट्स के लिए। जैसे अब हमको नाइट्रोजन चाहिए तो उसके लिए हम एक खास टाइप का फर्टिलाइज़र लेंगे, फास्फोरस चाहिए एक खास टाइप का फर्टिलाइज़र लेंगे, पोटासियम चाहिए तो खास टाइप का फर्टिलाइज़र लेंगे। तो कुछ फर्टिलाइज़र होते हैं ना रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो कहता है फर्टिलाइज़र डिफ़र क्यों होता है मैन्यूर से? तो फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, और मैन्यूर जो बनता है ना वो बनता है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया और फंजाई के डिकम्पोजिशन से मैन्यूर बनता है, समझ गया। और फर्टिलाइज़र बनता है फैक्ट्री में, और फर्टिलाइज़र का एक खास बात है कि वो रिच होता है पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में, कुछ खास ही न्यूट्रिएंट्स में, समझ गए। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइज़र आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। देखो एनपीके का फुल फॉर्म याद कर लो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम। एमयू 2011 और 2011-12 में आया था। एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है और एनपीके होता क्या है? तो एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। एनपीके मतलब रिच इन नाइट्रोजन, रिच इन फॉस्फोरस, रिच इन पोटासियम, समझ गए। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र आर हेल्प्ड बाई फार्मर टू गेट बेटर यील्ड। फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स के लिए। ज़्यादा क्रॉप्स उगाना है तो फर्टिलाइज़र लगाओ खूब। अब देखो मैंने बताया कि बहुत सारा पॉपुलेशन है, शुरू में लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप चाहिए। लार्ज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप तुम बिना फर्टिलाइज़र के कर पाओगे तुम? तो यही होता है, फर्टिलाइज़र का यूज़ यहाँ पे होता है गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी, गेहूँ, धान, मक्का, ये सब। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। एमयू 2013 में ये क्वेश्चन आया था, देखो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड सॉइल लेस फर्टाइल। हो गया। सॉइल का अगर फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज़ करोगे तो सॉइल को इनफर्टाइल बना देगा, समझ गए। कहता है फर्टिलाइज़र हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइज़र का यूज़ एक्सेसिव करोगे तो वो हो गया एक वाटर पोल्यूशन का सोर्स हो गया। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विद द ऑर्गेनिक मैन्योर। इसीलिए हम कहते हैं कि फर्टिलाइज़र को छोड़ो ऑर्गेनिक पे आओ, ऑर्गेनिक पे आओ। आर्टिफिशियल को छोड़ो ऑर्गेनिक पे आओ, आर्टिफिशियल को छोड़ो ऑर्गेनिक पे आओ। आजकल देखते होगे कि ऑर्गेनिक जो भी मिलेगा वो महंगा मिलेगा, और मैन मेड लेबोरेटरी फर्टिलाइज़र जो ये सब सस्ता मिलता है, समझ गए। ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक सब्जी ये महंगा मिलता है, ऑर्गेनिक मीट ये सब महंगा मिलता है, ऑर्गेनिक अंडा ये भी महंगा मिलता है। और जितने भी आर्टिफिशियल होते हैं ना, जितने भी थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से मैनिपुलेशन, साइंटिफिक मैनिपुलेशन से जो भी खाना बनता है, जो भी सब्ज़ी बनती है, ये सब सस्ते होते हैं। क्यों? लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। कहता है द यूज़ ऑफ मैन्योर इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर। मैन्योर का रोल क्या है? देखो सॉइल के टेक्सचर को इंक्रीज कर देता है। नेचुरल चीज़ है ना भाई, जो भी नेचुरल चीज़ तुम सॉइल में डालोगे जाहिर सी बात है सॉइल का वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। सॉइल को क्यों ज़रूरत है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का बढ़ना ज़रूरी क्यों है ये बताओ मुझे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जितना देर तक वाटर रहेगा उतनी देर तक सॉइल का जो भी मिनरल्स होगा ना वाटर में घुला रहेगा, प्लांट उसको आसानी से यूज़ कर पाएगा, समझ रहे हो ना। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर क्या करता है? सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से भर देता है, समझ गए। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट्स थ्रू द क्रॉप रोटेशन। अब देखो क्रॉप रोटेशन, एक नाम सुने होंगे राइजोबियम बैक्टीरियम। राइजोबियम बैक्टीरियम कहाँ ग्रो होता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट। इसमें क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरियम कहाँ क्या फिक्स करता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्स करता है, तुम्हें पता है ना। तो देखो क्रॉप रोटेशन होता क्या है, मैं सिंपल सा डिफिनीशन में समझाता हूँ। पहले क्या किया? पहले क्या? अल्टरनेटली ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, मतलब दो अलग अलग क्रॉप उगाएंगे अल्टरनेटली, दिमाग से, साइंस लगा के। देखो फार्मर क्या करता था नॉर्दर्न इंडिया में, लेगुमिनस प्लांट यूज़ करता था, ग्रो करता था एज अ फॉडर इन वन सीजन, एक सीजन में।
एक सीजन में लेगुमिनस प्लांट ग्रो किया, लेगुमिनस प्लांट जब ग्रो करोगे तो क्या करेगा, राइजोबियम बैक्टीरियम नाइट्रोजन फिक्स करेगा, सॉइल में नाइट्रोजन भर भर के हो गया। अब जो नेक्स्ट सीजन में वीट लगाओगे ना, तो वीट को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, तो नेक्स्ट सीजन में सॉइल में तो राइजोबियम बैक्टीरियम फिक्स कर दिया नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन सॉइल में भरपूर है, अगले सीजन में तुम वेट लगा दो, वीट बढ़िया से ग्रो होगा। इसी टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, क्रॉप रोटेशन। कंप्लीट हो गया। द फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिसेस। इन मतलब कहने का मतलब क्रॉप रोटेशन होता क्या है, तो देखो कोई ऐसा क्रॉप ढूंढो जिसमें कोई बैक्टीरिया होगा जो सॉइल में अपना मतलब अपना कुछ इम्प्रूव करता होगा। जैसे राइजोबियम जो दाल, जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं उस सब में क्या करता है, रूट लेग्यूम्स में नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो सॉइल में नाइट्रोजन हो गया। अब देखो कौन सा प्लांट है जिसको नाइट्रोजन की ज़रूरत है, देखो वीट। तो वीट को अगले बार ग्रो कर दो, तो इससे क्या होगा कि सब कुछ मेंटेन है, न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन है, सब कुछ है, और बार बार हमें फर्टिलाइजर ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले एक बात याद करो, इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरियम। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स। ये देखो ये है ना, मैंने क्या बताया था, कहाँ प्रेजेंट होता है, नोड्यूल्स ऑफ अ लेगुमिनस प्लांट, बताया ना। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो अब क्या होता है, फिक्सेशन कैसे होता है ये बताना है। देखो N2 एटमॉस्फेयर में होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है, ये ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी कोई बताएगा नहीं। N2 गैस एटमॉस्फेयर में होता है। तुम चिल्लाते रहोगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है, कौन करता है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आएगा जब तक ये समझेगा नहीं। तो देखो इसमें ये है, नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में होता है। साइनोबैक्टीरिया राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरियम एक साइनोबैक्टीरिया है। ये क्या करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, NH3 NH4, ये याद रखना। और NH3 NH4 को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर। ध्यान से सुनना, N2 को नाइट्रोजन को अमोनिया में कौन कन्वर्ट करता है, राइजोबियम। उसके बाद अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर। और प्लांट जो है ना, वो क्या करता है, वो क्या लेता है, तो प्लांट नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है। जो रूट होता है ना प्लांट का, वो नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है। बाकी जो नाइट्रेट बच गया उसका डीनाइट्रिफिकेशन होता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया जो होता है ना, वो डीनाइट्रिफिकेशन करता है, इस नाइट्रेट को फिर से N2 में बदल देता है। तो यही चलता रहता है साइकिल, समझ गया। ये बैक्टीरिया ध्यान से देखना, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा, राइजोबियम। अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है, नाइट्रोबैक्टर। समझ गया, ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे चल। देखो फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में डिफरेंस हमने बहुत अच्छा से बात किया कि फर्टिलाइज़र जो होता है मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। मैन्योर होता है नेचुरल, बनता है बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से, डिकम्पोजिशन से। फर्टिलाइज़र जो होते हैं फैक्ट्री में बनते हैं, मैन्योर जो होता है ना फील्ड में बनता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों लाइन 1 2 तुम्हें आ रहा है, तुम कर लोगे, बेसिक नीड है। लेकिन ये तीसरा नंबर कि क्या क्वेश्चन आएगा कि डज फर्टिलाइजर ऐड ह्यूमस टू द सॉइल, गलत बात। क्या गलत, बिल्कुल नहीं, फर्टिलाइजर ह्यूमस ऐड नहीं करता। मैन्यूर प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, कंप्लीट। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। फर्टिलाइजर रिच होता है किसमें, NPK में। बताया था NPK का फुल फॉर्म, MU में आया था, ये देखो NPK MU 2011-12, गलत बताया नहीं ना। आगे देख, मैन्यूर इज रिलेटिवली रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, रिलेटिवली रिच इसके कंपैरिजन में। आगे देखो, एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक जो मैन्यूर होता है, मैंने बोला ना कि ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ बहुत महंगा होता है और बहुत अच्छा होता है। जो चीज़ अच्छा होगा ज़्यादा महंगा होगा, जाहिर सी बात है। बिकॉज क्यों इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैंने कहा कि सॉइल को क्यों ज़रूरी है वाटर को होल्ड करके रखने के लिए। जितने देर तक सॉइल अगर वाटर को होल्ड करके रखेगा उतना ही उसमें न्यूट्रिएंट्स मिक्स होगा और प्लांट उसको आसानी से ले पाएगा, समझ गया। इट मेक द सॉइल पोरस, सॉइल को पोरस बनाता है। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजीली। अब तुम बोलोगे सॉइल में गैस होता है और प्लांट तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। भाई प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, छोड़ उसको। प्लांट सॉइल में बैक्टीरिया होता है,
उस बैक्टीरिया और फंजाई को ज़िंदा रहने के लिए, जो ह्यूमस बना रहा है उसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी कि नहीं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा कि नहीं। तो ये जैसे प्लांट में अगर जो पोरस होगा ना तो वो एयर को अच्छे से होल्ड कर पाएगा, तो उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब एयर अब्जॉर्ब करेगा, एयर को लेगा। इट इंक्रीजेज द सम नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल की क्वालिटी को बरकरार रखता है और इम्प्रूव करता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे।